हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्याण क्लासेस नेहरू सर। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग देखने जा रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग में बेटा हम लोग केमिकल बॉन्ड के बारे में बातचीत करेंगे। और केमिकल बॉन्ड जो है टू एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बनने वाला है। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग में है ना, दो आदमी के बीच रिश्ता बनता है, वो फ्रेंड का हो या फिर मैरिज का रिश्ता हो, जैसे ही वो रिश्ता बनता है वैसे ही ये एटम्स का रिश्ता बनता है। और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है ना। ये दो एटम्स है और ये दो एटम्स के बीच क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि एटम का फंडामेंटल पार्टिकल 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन बॉन्ड ओनली इलेक्ट्रॉन बनाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है। तो इस तरह से हम लोग बात आगे करेंगे। और ये केमिकल बॉन्डिंग में केमिकल बॉन्ड के बारे में विस्तार से हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें बेटा हम लोग सिलेबस की बात करें, आप टॉपिक की बात करें तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर है कोसेल्स लुइस का लॉ होगा यहाँ पर, फिर कोवैलेंट बॉन्ड देखेंगे। और कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने वाले हैं, और उसी में हाइब्रिडाइजेशन है, उसी में वैसेपर थ्योरी होने वाला है, और फिर उसी में डायपोल मोमेंट देखेंगे, और साथ में आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी देखेंगे। ये कोवैलेंट बॉन्ड के तहत है। फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्पेशल अलग है। फिर ये फॉर्मल चार्ज देखेंगे। यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बनने के बाद कुछ मॉलिक्यूल्स में चार्ज डेवलप होता है, उस चार्ज के बारे में बातचीत किया जाएगा। और फिर उसके बाद है रेजोनेंस। रेजोनेंस मीन्स होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या चार्ज का है ना मूवमेंट हो, पाई बॉन्ड का मूवमेंट हो, उसे रेजोनेंस कहेंगे। यहाँ मेटालिक बॉन्ड जो मेटल मेटल एटम के बीच बनने वाला है। वंडरवाल बॉन्ड, वंडरवाल बॉन्ड कहें या वंडरवाल फोर्स कहें, एक ही चीज है। जो फॉल्स बॉन्ड है, ये ओनली मात्र ये है ना, यहाँ पर कंडीशन बेस्ड हो जाता है कि प्राइमरी है ना लो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ होता है और ये बॉन्ड बनता है। फिर है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी क्या है, पार्शियल बॉन्ड है, ट्रू बॉन्ड नहीं कह सकते। फिर आयनिक बॉन्ड है, जो लास्ट में हम लोग एनायन और केटायन के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग आयनिक बॉन्ड कहने वाले हैं। तो यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं बॉन्ड के बारे में, है ना। यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या, बॉन्ड के बारे में। और बॉन्ड के बारे में सबसे पहला बात होगा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, ये देखें आप। तो इंट्रोडक्शन में क्या बताया जा रहा है कि इट इज वेल नोन फैक्ट दैट एक्सेप्ट इनर्ट गैस नो अदर एलिमेंट एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एटम अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। क्या कहा जा रहा है कि इंट्रोडक्शन में प्राइमरी बात किया जा रहा है कि इनर्ट गैस छोड़कर, इनर्ट गैस कौन कौन है, इनर्ट गैस कौन कौन है इसके बारे में आप बात करेंगे। तो इनर्ट गैस आपका, इनर्ट गैस के बारे में बात करें आप, तो इनर्ट गैस कौन कौन है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन है। ये आपका इनर्ट गैस है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट होता है, अकेले एग्जिस्ट होता है। और शेष सभी एटम्स कंबाइन स्टेट में एग्जिस्ट होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट होता है ना। इस तरह से आप इसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आप ह्यूमन बीइंग के मीन्स आदमी के बारे में बात करें तो कुछ ही आदमी जो साधु महात्मा है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं, बाकी सभी पेयर्ड फॉर्म में होता है ना, मेल और फीमेल का पेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। वही बात यहां बताया जा रहा है कि सिर्फ इनर्ट गैस छोड़कर बाकी सभी एटम पेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है ना, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं होता है ना। यहाँ क्या बोला गया है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं होता, जबकि ये इनर्ट गैस आपका क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट होता है। फिर अगला बोला गया है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल विच आर क्लस्टर ऑफ एटम, हाउ डू एटम कंबाइन टू फॉर्म molecules and why do atoms form bonds?
सच डॉट विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। क्या कहा जा रहा है कि हम लोग इस चैप्टर में है ना बात करने वाले हैं कि मॉलिक्यूल बनता कैसे है। मॉलिक्यूल है क्या? तो मॉलिक्यूल क्या है? क्लस्टर ऑफ एटम्स है, ग्रुप्स ऑफ एटम्स है, मीन्स कह सकते हैं कि एटम्स का गुच्छा है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। अगला बात क्या कहा जा रहा है आपको? ये मॉलिक्यूल विल बी है ना will only be formed, it is more stable and has lower energy than the individual atoms। क्या बोला जा रहा है कि मॉलिक्यूल का एनर्जी पार्टिकुलर एटम के रेस्पेक्ट में कम होता है। मॉलिक्यूल का एनर्जी एटम के रेस्पेक्ट में कम होता है। इसे कैसे समझें? तो आप कह सकते हैं बैचलर आदमी के रेस्पेक्ट में जो मैरिज्ड आदमी है उसका एनर्जी कम होता है ना, क्योंकि वो विवाह में बंधन में बंध चुका है ना, उसके लिए वो क्या है? एनर्जी फिक्स कर दिया जा चुका है। लेकिन जो फ्री है वो अभी एनर्जी है ना लॉस करने के लिए इधर उधर भाग दौड़ करता है। उसी तरह से एटम्स भी जब फ्री स्टेट में होता है तो वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, और जैसे ही बॉन्ड बनता है तो स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि वो बॉन्ड से जुड़ चुका है। ठीक उसी तरह से जैसे है ना आदमी विवाह के बंधन से जुड़ने के बाद स्टेबलाइज हो जाता है, मीन्स एनर्जी कम हो जाता है और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाता है ना। यहां पर क्या बोला गया है? एनर्जी और स्टेबिलिटी है ना। यहां पर आप स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी लॉस होने के बाद स्टेबिलिटी गेन होता है। भाग दौड़ करने के बाद एटम और एटम के बीच कॉम्बिनेशन होता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक उसी तरह से विवाह के पहले है ना दो जोड़ा एक दूसरे के करीब दौड़ता है, जुड़ना चाहता है, मिलना चाहता है। उसी तरह से जुड़ने के बाद एनर्जी कम होता है और स्टेबिलिटी गेन हो जाता है। ये कंडीशन यहां पर डिफाइन हो रहा है। हम लोग अब केमिकल बॉन्ड के बारे में बात करें तो केमिकल बॉन्ड के बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू और मोर एटम्स टू होल्ड देम टुगेदर एज ए स्टेबल मॉलिक्यूल। क्या कहा जा रहा है? केमिकल बॉन्ड क्या है? तो कहेंगे कि जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट और आइडेंटिकल एटम्स एक दूसरे से जुड़ जाता है ना। क्या कहा जा रहा है कि जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम्स एक दूसरे से जुड़ जाता है तो उसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड, है ना। तो उसे क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। यहां पर फिर कहा जा रहा है इट इज यूनियन ऑफ टू और मोर एटम्स इन्वॉल्विंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमॉन्ग देम। जब केमिकल बॉन्ड बनने जा रहा है तो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसी के कंडीशन में यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। बॉन्ड बनते समय टू एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटवारा होता है, कोई लॉस करता है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का। फिर यहां पर बोला जा रहा है कि दिस प्रोसेस एक्कम्पनीड बाय डिक्रीज इन एनर्जी। जिस समय इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस समय एनर्जी लॉस होता है। जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे एटम में ट्रांसफर होगा तो क्या होगा? उछल करके बाहर आएगा, और जब उछलेगा तो क्या होगा? एनर्जी लॉस होता है, और एनर्जी लॉस होता है मीन्स स्टेबिलिटी गेन होता है। फिर आपको बताया जा रहा है कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, है ना। अब क्या बताया जा रहा है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है ना, जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है उतना ही स्टेबिलिटी गेन होता है ना, उतना ही स्टेबिलिटी गेन होता है। मीन्स जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा उतना ज्यादा एनर्जी लॉस होगा और बॉन्ड उतना स्ट्रांग होने वाला है। जैसे कि आप बात करें, एक बात यहां समझ लें, एटम बॉन्ड बनाने के लिए क्या खर्च करता है? इलेक्ट्रॉन। एटम बॉन्ड बनाने के लिए किसे पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन को। उसी तरह से ह्यूमन
आदमी बॉन्ड बनाने के लिए क्या खर्च करता है? रुपया, मनी खर्च करता है, रुपया खर्च करता है। जितना ज्यादा रुपया खर्च करता है बॉन्ड उतना स्ट्रांग होता है ना। आप अपने, है ना, पेयर के लिए, है ना, आप अपने फीमेल पार्टनर के लिए या मेल पार्टनर के लिए जितना रुपया खर्च करेंगे, है ना, उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा दोनों के बीच रिश्ता मजबूत होता है और वो बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। फिर यहां बोला जा रहा है, यहां पर बोला जाए देयर फोर मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन एटम्स, है ना। फाइनली क्या बोला गया कि मॉलिक्यूल एटम से ज्यादा स्टेबल होता है। ये बात तो क्लियर हो गया ना। एक बैचलर आदमी और एक मैरिज्ड आदमी कौन ज्यादा स्टेबल है? बैचलर क्या है, हमेशा, है ना, इधर उधर भागते रहता है पेयर बनाने के लिए। लेकिन जो पेयर्ड है, जो मैरिज्ड है, वो क्यों भागेगा? इसीलिए उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। जो पेयर्ड है, जो मैरिज्ड है, वो क्या है, मॉलिक्यूल बन चुका है, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। और जो अनपेयर्ड है, जो अकेले एटम है, वो उसका स्टेबिलिटी कम होता है। और इसीलिए यहां पर स्टेबिलिटी बताया गया है। इस तरह से हम लोग इसे देख रहे हैं। आगे की बात करें यहां पर, तो अब केमिकल बॉन्ड के क्लासिफिकेशन के लिए बात किया गया है। केमिकल बॉन्ड का क्लासिफिकेशन में बताया गया है आपको कि केमिकल बॉन्ड टू टाइप्स का है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड टू टाइप्स का है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आपका 4 टाइप्स होने वाला है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड, है ना। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आपका 4 टाइप्स होने वाला है, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आपका कोवैलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। जबकि वीक बॉन्ड की बात करेंगे तो वहां 2 बॉन्ड्स हम लोग देखने वाले हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल फोर्स। ये पार्शियल बॉन्ड है, ये क्या है, पार्शियल बॉन्ड है। और ये क्या है आपका, कंप्लीट बॉन्ड है। कंप्लीट बॉन्ड है यहां पर। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्योंकि इसका एनर्जी मिनिमम 200 किलो जूल पर मोल होने वाला है। जबकि वीक बॉन्ड का एनर्जी 2 से 42 किलो जूल पर मोल, मीन्स बहुत कम है। इस तरह से ये वीक बॉन्ड होगा और ये चारों आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही पढ़ते हैं, बाद में हम लोग बातचीत करते हैं वीक बॉन्ड के बारे में। और वीक बॉन्ड के बारे में हम लोग यहां पर, है ना, क्लियर करेंगे बात को। देखिए अब क्या लिखा गया है, काउज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। काउज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या बताया गया है, आइए बात करते हैं। लिखा गया है टेंडेंसी ऑफ एक्वायर मिनिमम एनर्जी, है ना। जब केमिकल बॉन्ड बनाने की बात आता है तो वहां पर एनर्जी की बात आएगा, क्योंकि एनर्जी बिना बॉन्ड बनता ही नहीं। बिना एनर्जी का, है ना, कुछ भी नहीं हो सकता, कोई रिएक्शन नहीं हो सकता, कोई भी बॉन्ड नहीं बन सकता। फिर यहां बोला जा रहा है कि व्हेन टू एटम्स अप्रोचेज टू ईच अदर, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ एनोदर एटम। क्या कहा जा रहा है कि दो एटम बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के करीब जा रहा है ना। दो एटम बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के करीब जा रहा है, तो एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है ना, अपोजिट पोल, है ना। अट्रैक्शन कहां होता है, अपोजिट पोल में, है ना। ये तो नेचुरली है कि अट्रैक्शन अपोजिट पोल में होता है। इसका मतलब है कि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं कि मान लें ये हाइड्रोजन है और इसमें ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसमें भी ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है। तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है ना। क्या कह रहा है यहां पर, इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। इस तरह से एक का न्यूक्लियस दूसरे को इलेक्ट्रॉन को खींचता है, दूसरे का न्यूक्लियस पहले के इलेक्ट्रॉन को खींच करके, मीन्स अपोजिट पोल में ही अट्रैक्शन होता है, अपोजिट पोल में ही बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से इस चीज को यहां पर बताया गया है। फिर क्या कह रहा है कि इफ नेट रिजल्ट इज अट्रैक्शन, द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम या कहे मॉलिक्यूल डिक्रीज
एंड ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स। क्या कहा जा रहा है कि जब दो एटम एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है ना, क्या कह रहा है, दो एटम का न्यूक्लियस एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और जब अट्रैक्ट करता है तो एनर्जी वहां लॉस होता है, और एनर्जी जो लॉस होता है वही केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मीन्स आप एक को यहाँ क्या कहा गया है, टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। फिर क्या बोल रहा है, सो अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी, है ना। अट्रैक्शन, यहां अट्रैक्शन की बात किया है ना, क्या बात किया है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन में क्या बोला गया है, अट्रैक्शन क्या बोला गया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एनर्जी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एनर्जी है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी है। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल और स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां से आपका बात ये क्लियर हुआ कि यहां से क्या कह रहा है कि अट्रैक्शन, अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतना कम होगा। एनर्जी कम होना मींस स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। जैसे कि है ना, एक प्रेमी जोड़े का विवाह हो जाए और विवाह होने के बाद अगर दोनों का एनर्जी बढ़ा हुआ रह जाएगा तो क्या होगा, मारपीट शुरू हो जाएगा, है ना, मारपीट शुरू होगा, इसका मतलब बॉन्ड टूटने वाला है। लेकिन अगर दोनों का एनर्जी कम हो जाए, इसका मतलब है कि दोनों शांत होने वाला है, पीसफुली रहने वाला है, मीन्स दोनों का अट्रैक्शन ज्यादा है ना। कहां लड़ाई नहीं होगा, किस पेयर में लड़ाई नहीं होगा, जो दोनों है ना, दोनों का स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, दोनों का अट्रैक्शन ज्यादा है, एनर्जी कम है ना। वही बात बोला गया, अट्रैक्शन ज्यादा मीन्स एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा, इसी बात को यहां बताया जा रहा है। फिर क्या कहा जा रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी हमेशा रिलीज होता है। जब दो एटम एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होगा, मींस दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है, तो क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। जब एनर्जी लॉस होगा तो निश्चित है बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनते समय एनर्जी लॉस होता है। इसीलिए एटम का एनर्जी ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल का एनर्जी कम होता है। यहां पर देखेंगे आप, यहां देखें ये ग्राफ के टर्म में बताया गया है एनर्जी वर्सेस आपका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, जहां पे बॉन्ड बनने की बात शुरू किया गया है। ये दो एटम है, ये दो क्या है आपका एटम है जो एक दूसरे के करीब आ रहा है ना। ये दोनों एटम क्या है, एक दूसरे के करीब आ रहा है, और यहां आने के बाद दोनों करीब आ चुका है, मीन्स दोनों में बातचीत शुरू हो चुका है ना। ये दो पेयर है, एक मेल और एक फीमेल, है ना, और दोनों एक दूसरे के करीब आ रहा है, और दोनों में यहां पर बातचीत शुरू हो चुका है, और बात शुरू होने के बाद यहां बॉन्ड बन गया, है ना। विवाह के समय जब विवाह इंडियन कल्चर की बात करें तो यहाँ क्या होता है, एक लड़के और एक लड़की का विवाह सेट होने के बाद दोनों में बातचीत शुरू होता है। बातचीत शुरू होने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आता है, और विवाह होने के बाद दोनों साथ रहना शुरू किया, मीन्स यहाँ दोनों अब एक साथ है ना। अब दोनों क्या है, एटम एक दूसरे पर ओवरलैप हो चुका है ना। यहाँ फ्रेशली अभी एक दूसरे के करीब आया है, यहाँ ओवरलैप हो चुका है। आपको क्या दिख रहा है, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, दोनों एटम के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मींस दोनों एटम के न्यूक्लियस का जो गैप है वो कम हो रहा है, और कम होते समय क्या हो रहा है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन की बात किया जा रहा है।
और फिर एनर्जी की बात किया जा रहा है। जब दोनों एटम अलग अलग है, जब दोनों मेल फीमेल अलग अलग है, दोनों के बॉडी का एनर्जी बढ़ा हुआ रहता है ना, दोनों के बॉडी का एनर्जी बढ़ा हुआ रहता है कि कितना जल्दी एक दूसरे से मिले, और दोनों एक्टिव होता है, और उस समय एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। जब दोनों करीब आने लगता है तो दोनों का एनर्जी लॉस होने लगता है। देख रहे कर्व नीचे जा रहा है, एनर्जी नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन कर्व यहाँ कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। मीन्स दोनों का एनर्जी कम हो रहा है। और जैसे ही बॉन्ड बनता है दोनों एटम के बीच, एनर्जी सबसे मिनिमम हो जाता है। जिस समय बॉन्ड बनता है, जिस समय में रिश्ता बनता है दोनों के बीच, उस समय एनर्जी सबसे कम हो जाता है। लेकिन फिर बताया जा रहा है कि एनर्जी बढ़ जाता है। यहां पर ध्यान से सुनेंगे, है ना। दो एटम एक दूसरे के करीब आ रहा है, एनर्जी घट रहा है। बॉन्ड बनने के बाद एनर्जी सबसे कम हो जाता है, लेकिन फिर से एनर्जी ज्यादा हो जाता है। मीन्स इसे ऐसे समझे, एक लड़के एक लड़की का विवाह तय हुआ, दोनों एक दूसरे से बातचीत शुरू किया, बात करते करते एनर्जी घट रहा है, दोनों करीब आ रहा है, और जब विवाह होता है उस दिन एनर्जी सबसे कम होता है, अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। लेकिन जब कुछ दिन बीतता है तो फिर से दोनों में रिपल्सन शुरू होता है, दोनों में, है ना, मारपीट शुरू होता है, लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, और वो बॉन्ड कभी कभी टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है बॉन्ड। वही कारण है दो एटम एक दूसरे के करीब आया, लेकिन फिर से वो बॉन्ड टूटता है, क्योंकि आप जानते हैं कि दो एटम रिएक्शन करके मॉलिक्यूल बनाया, लेकिन फिर से कोई तीसरा आ गया तो यहां तोड़कर तीसरे से जाकर बॉन्ड बनाता है ना। वही कंडीशन यहां बताया जा रहा है कि दो एटम एक दूसरे के करीब आया, फिर धीरे धीरे एनर्जी घटा, जब बॉन्ड बना तो एनर्जी सबसे कम, और फिर बॉन्ड बनने के बाद फिर दूसरे से अट्रैक्शन हो जाता है, जिसके कारण फिर से एनर्जी बढ़ जाता है, और जब बॉन्ड का एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा तो पुनः बॉन्ड टूट जाता है। इस तरह से ये हम लोग बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में बात किए, है ना। बढ़िया से आप इस ग्राफ पे नजर रखेंगे, जब दोनों एटम दूर दूर है एनर्जी ज्यादा है, दोनों करीब आया देखिए एनर्जी और डाउन हो गया, है ना। और जब दोनों में बॉन्ड बन चुका है तो एनर्जी क्या हो गया, मिनिमम हो चुका है। और बॉन्ड बनने के बाद मीन्स जब दोनों दूर दूर है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जब नजदीक आया तो अट्रैक्शन और बढ़ रहा है, और विवाह हुआ तो मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है, लेकिन विवाह के उपरांत फिर से अट्रैक्शन कम होने लगता है और रिपल्सन बढ़ने लगता है। आप कह सकते हैं, यहां पर क्या कह सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स है ना। अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स है। यहां भी कह सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर रिपल्सन फोर्स है, लेकिन जिस समय बॉन्ड बना उस समय अट्रैक्शन और रिपल्सन सेम हुआ। अट्रैक्शन फोर्स इक्वल है रिपल्सन फोर्स, और बॉन्ड बनने के कुछ दिन बाद, है ना, आफ्टर सम टाइम बात करें तो अट्रैक्शन कम होता है, रिपल्सन ज्यादा होता है ना। ये बात आपको समझना चाहिए। जब दोनों करीब आ रहा है अट्रैक्शन ज्यादा रिपल्सन कम, है ना। जब दोनों पेयर में बातचीत चल रहा है तो अट्रैक्शन ज्यादा रिपल्सन कम। बातचीत करते करते नजदीक आया, कभी मिलन हुआ तो भी अट्रैक्शन, है ना, ज्यादा रिपल्सन कम। लेकिन जैसे ही बॉन्ड बना तो अट्रैक्शन रिपल्सन इक्वल हुआ। और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, है ना, आफ्टर सम टाइम फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड अट्रैक्शन कम हो जाता है, रिपल्सन ज्यादा हो जाता है। यही है आपके बॉन्ड के फॉर्मेशन का कारण, इसीलिए मॉलिक्यूल टूट करके फिर अगला रिएक्शन कर लेता है। चलिए तो आगे देखें। अब यहां पर हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, टेंडेंसी टू एक्वायर नोबेल गैस कन्फिगुरेशन। कोई भी मॉलिक्यूल बनता है ना, कोई भी एटम मॉलिक्यूल बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि उसकी इच्छा क्या है कि टेंडेंसी क्या है, इनर्ट गैस बनना, है ना। क्या बनना है, इनर्ट गैस, नोबेल गैस का कन्फिगुरेशन बनना है। जैसे आप नियॉन की बात करें, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s2 2s2 2p6, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कितना है 8। मीन्स
लुईस के अनुसार से बताया गया है, लुईस के अनुसार से बताया गया है कि एवरी एलिमेंट वांट्स टू 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, है ना। लुईस के अनुसार से बताया गया है कि एटम के चाहत होता है कि मेरे अंतिम सेल में बॉन्ड बनने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस के अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं करता। तो प्रत्येक एटम चाहता है कि मेरे अंतिम सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और हम भी रिएक्शन करना छोड़ देंगे। यही कंडीशन है कि प्रत्येक एटम का इच्छा क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। क्या लिखा गया है? एटम कंबाइंस टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। एटम कॉम्बिनेशन क्यों कर रहा है? नोबल गैस, है ना, कंडीशन को प्राप्त करने के लिए। अगला क्या बोल रहा है? ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट सेल, हाँ या तो ठीक है, आगे लिखा हुआ है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन NS NP एंड N-1D सेल्स इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या बोला जा रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन कौन सा सबसेल भाग लेने वाला है ना। सेल तो है, साथ में सबसेल भी यहां बॉन्ड बनाने वाला है ना। तो सबसे पहले एस सबसेल आपका बॉन्ड बनाने में भाग लेता है, जिसे आप कह सकते हैं नंबर NS। ये सेल नंबर है, ये सबसेल है। उसके साथ आ सकता है NP, P सबसेल है और N क्या है? सेल नंबर है। और इसके साथ हो सकता है N-1D। डी का नंबर जो होगा, डी का जो सेल नंबर होगा वो P से और S से 1 लेस रहेगा। मींस ये 3 सबसेल केमिकल बॉन्ड बनाने में भाग लेता है। इस 3 सबसेल का इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड बनाने में भाग लेता है, लेकिन ये तीनों सबसेल आउटर मोस्ट सेल का होना चाहिए। आउटर मोस्ट सेल का ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, इसीलिए आउटर मोस्ट सेल का ही होना चाहिए। जैसे आप कौन सा रुपया खर्च करते हैं? जो रुपया आपके पर्स में है ना। आप कौन सा रुपया खर्च करते हैं? जो आपके पर्स में रखा हुआ है। आपके घर में, है ना, बहुत रुपया है, लेकिन आप टोटल खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पर्स में जो मिला है वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है, और आप उसे खर्च करते हैं, है ना, खाने पीने में या जो भी करें। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बॉन्ड बनाने में खर्च करता है। फिर यहां पर बोला गया है कि इनर्ट गैस एलिमेंट डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन एज दे हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हेंस विल हैव मिनिमम एनर्जी, है ना। क्या बोला जा रहा है? कि इनर्ट गैस बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता, क्योंकि वो अस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना। इनर्ट गैस, ये इनर्ट नियॉन इनर्ट है ना। इनर्ट गैस बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता क्योंकि ये इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, अस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और इसका एनर्जी भी क्या है? लो होता है ना। इनर्ट गैस एटम का एनर्जी लो होता है और लेफ्ट एटम्स का एनर्जी हाई होता है। और एनर्जी को लॉस करने के लिए एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाता है ताकि वो स्टेबल हो जाए, ऑक्टेट स्टेट में हो जाए। तो इस तरह से ये बात को बताया गया है कि इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन का कंडीशन क्या है? 1s2 है हीलियम में, है ना। हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और ये 1s2 है। ये क्या है? आपका इनर्ट है। और सेकेंड कंडीशन है इनर्ट होने का, और वो है NH2 NP6, जैसे नियॉन 2s2 2p6। जहां भी S2 और P6 हो जाए, जहां भी S2 और P6 हो जाए, वहां पर इनर्ट होगा। आप आर्गन को देखें और आप किसी भी एटम को देखेंगे, हर जगह क्या है? यहां पर आप आर्गन के बारे में बात करें, आर्गन के बारे में बात करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए ये आर्गन क्या है? इनर्ट है। क्यों? S2 और P6 है, इसलिए यहां बताया गया 1s2 रहेगा लास्ट में। सिर्फ 1s2 है ना, हीलियम के लिए, है ना। 1s2 क्या है? हीलियम के लिए है। और
NH2 NP6 मीन्स S पर 2 और P पर 6 साथ साथ रहेगा तो ऑलवेज इनर्ट है, मीन्स ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। और फिर आगे की बात करें तो यहां पर अब आगे आपको बताया गया है, आगे यहां बताया गया है कोसेल्स लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, है ना। लुइस के अनुसार से जो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताया गया है उस बात को यहां समझे। तो क्या बताया गया है, एवरी एटम हैज ए टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इन आउटर मोस्ट सेल, है ना। प्रत्येक एलिमेंट का टेंडेंसी होता है, प्रत्येक एलिमेंट का नेचर होता है कि वो अपने अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखे, इनर्ट कन्फिगुरेशन बनाए, है ना, इनर्ट कन्फिगुरेशन बनाए। ये प्रत्येक एटम का नेचर होता है, इसलिए वो बॉन्ड बनाता है। अगला क्या कह रहा है, हाइड्रोजन हैज द टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट स्टेट, है ना। हाइड्रोजन का क्या टेंडेंसी है, डुप्लेट स्टेट ही उसका टेंडेंसी है। क्योंकि हाइड्रोजन का टेंडेंसी डुप्लेट स्टेट क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1 है, 1s1 है, मीन्स इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी 1 है और बॉन्ड भी 1 बनाता है, मीन्स 2 हाइड्रोजन इस तरह से कंबाइन हो जाता है और कितना बॉन्ड बनाया, 1। अब इस हाइड्रोजन से पूछा जाए कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2। इस हाइड्रोजन से पूछा जाए तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। मीन्स ऐसा बात समझे कि दो, है ना, आदमी है जिसका एक के पास एक बेटा है और दूसरे के पास एक बेटी, दोनों एक दूसरे का विवाह कर दे तो क्या होगा, जिसका बेटा है उसके पास क्या होने वाला है, बेटा और बहू, और जिसकी बेटी है उसके पास क्या होने वाला है, बेटी और दामाद। मीन्स पेयर हो गया ना, 2 ही हो गया। मीन्स जब एक बेटा रहेगा तो एक ही विवाह कर सकता है ना, मीन्स वो एक से 2 आदमी बना सकता है, एक बेटा और एक बहू, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसीलिए हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए ये 2 ही इलेक्ट्रॉन से खुश है। मीन्स डुप्लेट, है ना, जहां डुप्लेट की बात हो जाए वहां क्या समझेंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन होने वाला है। अगला बात बोला गया है, टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एटम्स लूज और गेन इलेक्ट्रॉन और शेयर इलेक्ट्रॉन। एटम ऑक्टेट स्टेट प्राप्त करने के लिए, एटम इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ना। 3 कंडीशन है, एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। यहां पर देखिएगा, जैसे आप अभी हम लोग देख रहे थे CH4 के लिए बात करें तो CH4 में क्या दिखता है, CH4 में क्या दिख रहा है, कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है और ये बॉन्ड क्या है, शेयर हो रहा है ना। यहां पर ये बॉन्ड शेयर हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। कार्बन इस सभी इलेक्ट्रॉन को अपना मानता है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 और 2, है ना, क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। कार्बन इस सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपना मानता है, हाइड्रोजन इस सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपना मानता है, इस तरह से। तो ये शेयरिंग है, ये क्या है, शेयरिंग है। यहां लॉस नहीं हुआ, यहां गेन भी नहीं हुआ। लेकिन आयनिक बॉन्ड कहां लॉस और गेन होगा, आयनिक बॉन्ड में। जैसे आप बात करें सोडियम क्लोराइड, आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, मेटल पे पॉजिटिव होता है, नॉन मेटल पर निगेटिव। सोडियम के बारे में बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। क्लोरीन से बात करें 17, 1s2,
2s2 2p6 3s2 3p5। देखिए तो यहां पर देखें, अब कोई भी एटम यहां इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, क्यों? स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट होने के लिए। कार्बन ऑक्टेट हो चुका है और हाइड्रोजन डुप्लेट है ना, हाइड्रोजन डुप्लेट में ही खुश रहता है, हाइड्रोजन डुप्लेट में ही खुश रहता है। लेकिन कार्बन ऑक्टेट में ये हीलियम जैसा है और ये नियोन जैसा है। लेकिन सोडियम और क्लोराइड कैसे खुश होने वाला है? तो सोडियम ऑक्टेट होना चाहता है ना, देखिए तो ये ऑक्टेट है, सोडियम का ये ऑक्टेट है 2+6 है ना, S पर 2 और P पर 6 ऑक्टेट हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करने जा रहा है? लॉस। और क्लोरीन भी चाहता है कि हम ऑक्टेट हो जाएं, और ऑक्टेट होने के लिए इसके अंतिम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 2+5। आउटर मोस्ट सेल है ना, आउटर मोस्ट सेल के बारे में बोला गया है ना, अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए? 8 स्टेबल होने के लिए। और इसके पास मिला है कितना नेचुरली? 7। ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये क्या करने वाला है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। लॉस और गेन से भी बॉन्ड बन रहा है, जिसके कारण सोडियम पर प्लस मीन्स 1 प्लस मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, क्लोरीन पर 1 माइनस मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन गेन। और इस तरह से दोनों आयनिक बॉन्ड से जुड़ा है। मीन्स बॉन्ड बनने के लिए कितना कंडीशन होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां हुआ है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां ना तो कोई गेन किया ना तो कोई लॉस किया। और दूसरा कंडीशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों साथ साथ होगा, है ना, लॉस और गेन दोनों साथ साथ होगा और बॉन्ड बनता है और दोनों का दोनों ऑक्टेट हो जाता है। ये 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 गेन किया, क्या हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके अंतिम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये लॉस कर दे तो आउटर मोस्ट ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल, और आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8, तो 8 हो गया ना। इस तरह से ये भी ऑक्टेट, ये भी ऑक्टेट, ये भी स्टेबल मीन सोडियम भी स्टेबल और क्लोरीन भी स्टेबल, दोनों इस तरह से स्टेबलाइज होकर के बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ा है। देखें अब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटरमोस्ट सेल नोन एज लुइस ऑक्टेट रूल, है ना, क्या बोला गया है फाइनली? यहां पर बताए आपको कि क्या होता है जब एटम ऑक्टेट होना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करे, लूज करे, गेन करे और शेयर करे, है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करे, गेन करे और शेयर करे, 3 बात कर सकता है। और फाइनली जब ये ऑक्टेट स्टेट में आता है ना, तो ये लुइस के ऑक्टेट रूल को डिफाइन करता है। जब एटम के बॉन्ड बनने के बाद अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो उसे ऑक्टेट स्टेट कहा जाता है। हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे आगे, अभी और बात हम लोग को करना बाकी है। जैसे यहां पर क्या बताया गया है? ऑक्सीजन के बारे में बताया गया है, और यहां पर ऑक्सीजन से बात करेंगे। और यहां पर बेरिलियम के बारे में बताया गया है, यहां पर हम लोग बेरिलियम से बात करेंगे। तो बात ये डजंट ऑबे ऑक्टेट रूल और ये अवेज ऑक्टेट रूल। यहां पर हम आपको पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, नेचर ऑफ बॉन्ड, है ना, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ढेर सारे बातों को हम आपको अभी तुरंत बताते हैं और यहां से बात आगे बढ़ेगा और हम लोग इसे देखने वाले हैं। तो हम यहां पर आपको शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, यही आपका सेल आउटर मोस्ट है और यही फर्स्ट भी है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल को कहते हैं वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट सेल को क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। मीन्स आपके पर्स में जो रुपया है उसे क्या कहते हैं? वैलेंस रुपीज, है ना, जो आपके पर्स में रुपया है उसे कहते हैं वैलेंस रुपीज।
उसी तरह से हाइड्रोजन का हो गया, और इसका वैलेंसी भी यही है और बॉन्ड भी यही है ना। 1 इलेक्ट्रॉन ही इसका बॉन्ड है, वही वैलेंसी है, जिसे आप एग्जाम्पल के टर्म में देख सकते हैं। ये हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाया है, और ये क्या है, डुप्लेट स्टेट में है ना, डुप्लेट स्टेट में है हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इस हाइड्रोजन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से फिर से देखिए, इसका हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये शेयरिंग है ना। यहाँ क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, ये शेयरिंग हुआ है और दोनों डुप्लेट में है। अब आप अगले नेक्स्ट एटम की बात करेंगे तो नेक्स्ट एटम आपका हीलियम है। 1s2, यही क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये वैलेंसी 0 माना जाता है क्योंकि ये डुप्लेट स्टेट में है ना। ये क्या है, डुप्लेट स्टेट में है, और वैलेंसी इसका 0 और बॉन्ड भी 0, मीन्स हीलियम बॉन्ड नहीं बनाता। हीलियम इनर्ट है ना, हीलियम बॉन्ड नहीं बनाता। नेक्स्ट है आपका लिथियम, 1s2, 2s1, ये फर्स्ट सेल और ये लास्ट सेल, ये वैलेंस है। और वैलेंस सेल में यहां पर हम लोग वैलेंसी की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, बॉन्ड 1 होगा क्योंकि वैलेंसी 1 है, बॉन्ड 1 होगा क्योंकि वैलेंसी 1 है, और लिथियम बॉन्ड बनाता है 1, लिथियम बॉन्ड बनाता है 1। बस देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर नजर रखना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो, 1 से 4 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी भी 1 से 4 होता है, और बॉन्ड भी 4 बनता है ना, बॉन्ड भी 4 ही बनेगा, वैलेंसी 4, बॉन्ड भी 4, मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना है नेचुरली उतना ही बात करेंगे 1 से 4 के लिए, है ना, 1 से 4 के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। यहां पर आप देखिएगा, तो अगर आप बेरिलियम के लिए बात करें, बेरिलियम 4, 1s2, 2s2, यहां पर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, और वैलेंसी भी 2 है। आपको हम क्या बार बार बोल रहे हैं, हम आपको बार बार क्या बोल रहे हैं कि अंतिम सेल इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 4 है, तो वैलेंसी भी वही होगा, और वैलेंसी जो होता है वही बॉन्ड होता है, और बेरिलियम में 2 बॉन्ड्स बनाने वाला है क्योंकि 2 बॉन्ड बना रहा है। अभी हम लोग देखे थे, क्या बेरिलियम ऑक्टेट स्टेट अचीव कर रहा है, नो, बेरिलियम ऑक्टेट स्टेट अचीव नहीं कर रहा है, क्योंकि बेरिलियम के बॉन्ड बनने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन मिला, 4, ऑक्टेट नहीं है। ऑक्टेट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और बेरिलियम को बॉन्ड बनने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन मिला, 4, मीन्स ये ऑक्टेट नहीं है। अब नेक्स्ट देखें, अगर आप यहां पर बोरोन की बात करें, 1s2, 2s2, 2p1, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पावर में जो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, और वैलेंसी भी 3, अभी बोलिए हम आपको, वैलेंसी भी 3 और बॉन्ड भी 3, बॉन्ड भी 3। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बोरोन
3 बॉन्ड्स बनाया। ये सभी जो बता रहे हैं ये कोवैलेंट बॉन्ड है, और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बन रहा है, हम लोग बात करेंगे आगे। तो ये देखें यहां पर बोरोन के बॉन्ड बनने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन, 6, ये भी ऑक्टेट नहीं है, और इसे कहेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और नेक्स्ट हम लोग देखें कार्बन, नेक्स्ट हम लोग देखें कार्बन 1s2 2s2 2p2, यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 + 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी 4, बॉन्ड्स 4। कार्बन के साथ एग्जाम्पल देखें, कार्बन के साथ एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग। और यहां पर बात करें तो 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना, सीधा सीधा बात है। यहां पर कार्बन क्या चाहता है कि मेरे अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। मींस कार्बन अगर कोई व्यक्ति है और उसके पास 4 बेटा है ना, उसका 4 बेटा है और चारों बेटा का विवाह कर दे तो 4 बहुएं आ जाएगी। चारों बेटा का अगर विवाह कर दे तो क्या होगा, 4 बहुएं आएगी। अब संख्या कितना हो गया, 8 हो चुका है ना। हाइड्रोजन हमेशा डुप्लेट में है, लेकिन यहां आपका कार्बन क्या हो गया है, ऑक्टेट में आ चुका है। और इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि पहला एटम हाइड्रोजन से कार्बन तक बेटा, है ना, कार्बन तक पहला एटम है कार्बन जो ऑक्टेट स्टेट प्राप्त करने वाला है। पहला एटम है कार्बन जो ऑक्टेट स्टेट प्राप्त कर चुका है। इसीलिए कार्बन बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाने वाला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। कार्बन क्या बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिससे सारा लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग बॉडी है, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, सभी कार्बन से बना है, क्योंकि उसका लाइफ बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो ऑक्टेट स्टेट में है, वो स्टेबल है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा स्टेबल होने वाला है। इस कंडीशन पर कार्बन यहां पर ऑक्टेट स्टेट को प्राप्त किया है। मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1, बॉन्ड भी 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हीलियम का था जो इनर्ट है। लिथियम से बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1, बॉन्ड भी 1। बेरिलियम की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी भी 2 और बॉन्ड भी 2। बोरोन की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंसी भी 3 और बॉन्ड भी 3। ये बात समझना है बेटा, इसे सीखना है ना, रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप एटॉमिक नंबर और एटम सीक्वेंस में माइंड में सेट रखे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेट रखें। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 1, बेरिलियम 2, बोरोन 3, कार्बन 4। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी भी 4, बॉन्ड भी 4 और ये ऑक्टेट हुआ। पहला एटम है कार्बन जो ऑक्टेट स्टेट को प्राप्त कर चुका है, और ये मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बनाता है ना। ये मीथेन क्या है, इनर्ट कंपाउंड माना जाता है। हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, इनर्ट कंपाउंड। इनर्ट कंपाउंड कहा जाता है मीथेन को, क्योंकि ये इनर्ट स्टेज में आ चुका है, ऑक्टेट स्टेट को प्राप्त कर चुका है, इसीलिए ये इनर्ट है। ये एक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड बनने के बाद चाहत क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। मान लो किसी व्यक्ति का चाहत है कि हम 1 करोड़ रुपया कमा लें और फिर कमाना छोड़ दें। अगर उसके पास 60 लाख हो चुका है तो 40 और चाहेगा कहीं से मिल जाए, जितना जल्दी मिल जाए ना, तो वो एक्टिव रहेगा। इसीलिए वो एक्टिव है, वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, लेकिन जब करोड़ चाहत है और करोड़ हो गया तो फिर वो क्यों कमाएगा। इसलिए ये ऑक्टेट है, और ऑक्टेट क्या है, इनर्ट है। इस तरह से ये बात आपको समझना है, और इसे है ना सीखना है ना, रटना नहीं है, समझना है और सीखना है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं
तो आप एक बार इस बात को फिर से रिवाइज करें बेटा। कैसे रिवाइज करेंगे? हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1, बॉन्ड 1। हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इनर्ट है, बॉन्ड नहीं बनेगा। लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1, बॉन्ड 1। बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, बॉन्ड 2, वैलेंसी भी 2। बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंसी 3, बॉन्ड भी 3। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी 4, बॉन्ड भी 4। ये लिमिटेशन कहां से कहां चलेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तक। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही वैलेंसी, उतना ही बॉन्ड। ये लिमिटेशन है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़कर के बात करें नाइट्रोजन की। 1s2, 2s2, 2p3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 5 हो गया। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाए तो वैलेंसी को 2 कैटेगरी में बांट लें। वैलेंसी को 2 कैटेगरी में बांट लें। मैक्सिमम वैलेंसी, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वो है 5। मैक्सिमम वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होता है और वो है नाइट्रोजन में 5। लेकिन आप अगर बात करेंगे मिनिमम वैलेंसी, तो मिनिमम वैलेंसी को 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह देते हैं, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन नहीं, हम रटने के लिए आपको नहीं बोलेंगे, है ना। हम आपको रटने के लिए बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हम आपको बताएंगे, हम आपको बताने वाले हैं। देखो यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, मैक्सिमम वैलेंसी कितना है? 5। प्रत्येक एटम का चाहत कितना है? 8। अब सोचे 5 से 8 होने के लिए कितना रिक्वायरमेंट है? 3, है ना। कितना रिक्वायरमेंट है? 3। यही है वैलेंसी। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड्स भी बनाता है और 3 बॉन्ड्स भी बनाता है। नाइट्रोजन का 2 कैरेक्टर है, 5 बॉन्ड्स और 3 बॉन्ड्स। इस तरह से आप नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो NH3 में नाइट्रोजन के लिए बात हो रहा है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, मीन्स नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए आपके पैकेट में 5 रुपया है और आपने कितना बॉन्ड बनाया? 3, मीन्स 3 रुपया खर्च कर दिया। लेफ्ट कितना? 2, मीन्स इसके पास 2 रुपीज बचा हुआ है। ये कौन है? लोन पेयर। और ये ऑक्टेट स्टेट में है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? ऑक्टेट स्टेट में है। और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहला रहा है? लोन पेयर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। मीन्स ये रिच है। हाँ, मीथेन भी क्या था? रिच। मीथेन जैसे ही ऑक्टेट हुआ ना उसे कहेंगे रिच। जैसे ही ऑक्टेट स्टेट को प्राप्त कर लिया वो रिच है, मीन्स ये रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है। और बात करें अगर आप सेकेंड कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन 5 बॉन्ड्स बनाया हो, तो यहां पर आकर बात करें यहां पर नाइट्रोजन 5 बॉन्ड्स बनाया है और 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 बॉन्ड्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स यहां नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये रिच है? नहीं, ये पुअर है ना। यहां तो 8 इलेक्ट्रॉन्स में ये रिच है ना। यहां पर क्या दिख रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है और ये रिच है। 8 इलेक्ट्रॉन में नाइट्रोजन रिच है लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन में नाइट्रोजन पुअर है। कारण ये है कि अगर आपके साथ आप बिजनेस करें और आपका बिजनेस पार्टनर आपके जैसा ही है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रिच हो जाएंगे, है ना। आप अमीर हो जाएंगे। बिजनेस कर रहे हैं ना, जरूर कमाएंगे और आपका बिजनेस आगे बढ़ रहा है, मीन्स आप रिच होंगे। लेकिन अगर आपका बिजनेस पार्टनर कोई क्रिमिनल हो जाए, ऑक्सीजन यहाँ क्रिमिनल है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकेंड मोस्ट है, और जब क्रिमिनल से आपका पार्टनरशिप हो जाए तो क्या आप अमीर हो जाएंगे? नहीं, जब आप जाने लगेंगे तो सारा रुपया
क्रिमिनल ही रख लेगा, आप खाली हाथ लौटेंगे। मीन्स नाइट्रोजन यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन दिखा भले रहा है लेकिन ये क्या है, पुअर है। इस तरह से हम लोग ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं और समझ रहे हैं। इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप देखें। हम आपको बार बार कहेंगे आप वीडियो को कंटिन्यूअस देखें, प्रत्येक लेक्चर को आप कंटिन्यूअस देखें। पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें। लाइक करने से हमारा पॉजिटिव बढ़ेगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम आपको और है ना पढ़ाएंगे बेहतर ढंग से। पूरा सिलेबस हम आपको पढ़ाने वाले हैं, पूरा सिलेबस सिखाने वाले हैं, पढ़ाने नहीं सिखाने वाले हैं। हम आपको बिल्कुल अभी बताए और सारे कंडीशन को बेहतर ढंग से देखें तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, हम लोग बना सकते हैं। कौन सा एटम कितना बॉन्ड बना रहा है ये क्लियर दिख रहा है ना। जब भी 8 इलेक्ट्रॉन हो, है ना, एटम के अंतिम में इलेक्ट्रॉन 8 हो तो कहेंगे रिच, लेकिन 8 से कम, है ना, जैसे अभी बोरोन में देखे तो क्या था 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, बॉन्ड बनने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और 8 से ज्यादा हुआ मीन्स 10 हो गया, फिर भी ये रिच नहीं है, ये कौन है, प्योर है, क्योंकि इसके साथ क्रिमिनल है। जहां भी मोर देन 10 इलेक्ट्रॉन होगा वहां ऑक्सीजन होगा, जहां लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है कोई भी एटम हो सकता है, और जहां 10 इलेक्ट्रॉन ये 8 इलेक्ट्रॉन्स है वहां पर नेचुरली इक्विवेलेंट नेचर एटम होता है। इस तरह से बॉन्ड को हम लोग समझ रहे हैं और भी बॉन्ड को हम लोग समझेंगे। थैंक यू।